अगर पार्टी ये सोचती तो पार्टी के 18 पार्षद जीते हुए थे, उनमें से किसी को सभापति बना देती। नहीं देखो, मैं तो आज तक ये बात समझ नहीं पाई, और उठे हुए कौन है और किससे उठे हुए। ये तो ये मानते हैं भी हमारा कहना नहीं माना वो हमारा विरोधी है, और हम बीजेपी, हम बातों में तो चाहे हिंदी चंडीगढ़ कहीं बना दें, यहाँ 4 साल 5 साल पुरानी फाइलों का काम 4-5 साल बाद होता देखा नहीं। तो जब इस नगर पर फैला है। दूसरा, यहाँ पे काम चल रहा है, साइड पे कोई जगह नहीं है, तो बहुत बड़ी कमी, इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। और ये होता है इसकी देख में भाई बता यार पार्षद, अरे यार किसी को देने वैसे ही दे दो ना भी, किसी का आपने मदद करनी किसी पार्षद की, वैसे ही कहते यार तुम महीने के लिए आना, चुपचाप हारना जीतना कोई मैटर नहीं है। लेकिन एक ये तो देख लिया कि आपको है ना गवर्नमेंट होकर काम करना है। आप नाली बनाते हो, नाली टेढ़ी मेढ़ी कर देते हो वार्ड के अंदर। मैंने पहुँच के देखा है, एक सीधी जा रही है, मेरा जानकार आ गया फिर टेढ़ी कर दे, या वो लठ लेके खड़ा हो गया फिर टेढ़ी कर दी। सीधी जाएगी तो सीधी जाएगी, 40 फुट की रोड है तो लास्ट तक 40 फुट की रहेगी। नहीं हार भी जाऊँगा तो भी मैं काम कर लूँगा। मैं तो मैं हार जीत अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, कि मुझे तो ये है कि जनता के बीच में रहना, सेवा करनी है। या आपको अपने वार्ड में ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो अगर आप रात को फ़ोन करो तो आपके दरवाजे खड़ा हो, आपके सुख दुख का साथी हो और ईमानदार हो। जनता से ये कहूँगा, पार्षद ऐसा चुनो जिसके पास में रोजगार हो। हाँ जी, नमस्कार जी। आज हमारे स्टूडियो में पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी जी पधारे हैं चुनावी चर्चा के लिए। इनका स्वागत है। राजेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी, इस लायक समझा और मेरे को यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका ये तो आपकी शख्सियत है जो हमारे दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और आपने हमें समय दिया। राजेंद्र जी, चुनाव का समय है, चुनावी चर्चाएं शुरू हो रही हैं, तो थोड़ी सी चुनावी चर्चा के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं कल की ही बात करूंगा। कल बीजेपी कार्यालय में श्रीमान राजेंद्र जी गहलोत और मुकेश जी दादी जी पर्यवेक्षक आए हुए थे, ठीक है जी। तो आप भी बीजेपी के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और शायद आप भी गए होंगे वहाँ। तो वहाँ क्या स्थिति रही, क्या फैसला किया गया, चुनावों के बारे में क्या रणनीति तय की गई? कल जो भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक आए हुए थे, बीकानेर संभाग के जो प्रभारी लगे हुए हैं, मुकेश दादी जी हैं, गहलोत जी हैं, और एक और भी लगा था अलावा उनको, वो आए नहीं कल। तो उन पार्टी की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये तय करना था, लेकिन हमारी उसके अंदर पीड़ा थी। विशेषकर मेरी पीड़ा तो ये थी कि भी मैं आज तक मैंने कभी भी कोई चुनाव रहा हो, चाहे वो एमपी का रहा, एमएलए का रहा, हमने कभी खिलाफत नहीं की पार्टी की आज तक, चाहे वो सभापति का रहा। मेरे इस विधानसभा इलेक्शन में भी है ना, हमारे जो यहाँ पार्टी के कैंडिडेट थे वो मेरे वार्ड में 280 वोट बढ़े थे और 59 वार्डों में आ रहे थे। बीजेपी के 280 वोट मेरे वार्ड में बढ़े थे। और उसके बाद में जो सुमित जी को सभापति बना दिया, कांग्रेस से सुमित जी आए, बीजेपी ज्वाइन करी, उसको पार्टी ने सभापति बना दिया। सुमित जी भी बीजेपी के हो गए। एमएलए साहब ने समर्थन दे दिया बीजेपी को, वो भी एक तरह से बीजेपी के हो गए। सुमित जी 30 पार्षदों को प्लस 6 निर्दलीयों 36 पार्षदों को लोकसभा चुनाव में ज्वाइनिंग करा दी, वो भी बीजेपी के हो गए। तो सरों की ये पीड़ा थी कि भी जो जिला अध्यक्ष है कम से कम उसका फर्ज बनता है, पार्टी की मीटिंग है आप उनको बुलाओ। भी ये व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ा ना, ये तो पार्टी का है। ये तो एक जिलाध्यक्ष जी ने एक व्यक्तिगत लड़ाई जैसे बढ़ा ली कि भी नहीं, जिस किया था उसको पार्टी ज्वाइन नहीं मत कराते आप जी। क्यों कराई? कहाँ किसने कहा था? अगर पार्टी ये सोचती तो पार्टी के 18 पार्षद जीते हुए थे, उनमें से किसी को सभापति बना देती। जब पार्टी ने उसको ज्वाइन करके बनाया तो वो पार्टी का सदस्य है। पार्टी का सदस्य है और बहुत बड़ी पोस्ट है सभापति, और उसकी राय लेनी और बुलाना जरूरी चाहिए। और आगे यदि बोर्ड बनाना है बीजेपी ने तो उनको पूरा साथ लेके चलना चाहिए। हमारा तो ये था कहना मुकेश जी से और उन सारों से कि कम से कम आपने इसको परिवार में शामिल किया तो बुलाओ और उसकी सुनो, और हमारी भी सुनो। हम नगर मंडल अध्यक्ष रह चुके और रह चुके, तो व्यक्तिगत लड़ाई पार्टी में मत करो। अगर करोगे तो नुकसान होगा। आज कांग्रेस की 2-2 3-3 जगह मीटिंगें हो रही हैं,
जगह सही हो रही है। उसी तरह बीजेपी का भी कल को एक हुआ यार फलाने वो मीटिंग कर रहे हैं और करने वो निर्दलीय लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, और सर्वे करो जो जीतने वाला उसको टिकट दो। आप भी बीजेपी के काफ़ी अच्छे कार्यकर्ता हो और बीजेपी में रहे हुए, तो अभी थोड़े दिन पहले अमित जी ने एक चैनल पे बयान दिया था कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाया जाएगा, और रूठे हुए कौन हैं? ये तो मैं भी आज तक नहीं समझा रूठे हुए कौन है। मैं तो मनाया जाएगा, मैं तो खुद मनाने तो किसी को नहीं गई। नहीं, देखो मैं तो आज तक ये बात समझ नहीं पाई और रूठे हुए कौन है और किससे रूठे हुए हैं। भाई कांग्रेस के उप सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, पार्टी का व्हीप जारी करना, पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है वो लेटर पैड पे लिख के देता है, ऊपर से फ़ोन करवाता है भी आप जो है सुमित रेणुआ सभापति जो बीजेपी का उसके साथ रहकर अविश्वास प्रस्ताव लाओगे उप सभापति कांग्रेस के खिलाफ। तो वो तो गए कहाँ हैं? मैं तो आज तक ये समझ नहीं आया। भाई जो 3 पार्षद नहीं गए, 19 पार्षद थे, 18 बीजेपी के, एक निर्दलीय समर्थित था बीजेपी के साथ में, 16 पार्षद बीजेपी के साथ थे, 3 पार्षद उसके खिलाफ जो कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं डाले। हम तो ये मानते हैं वो कांग्रेस में थे। अब मनाना किसको है? मुझे तो आज तक समझ नहीं आया ये बात को भी मनाना किसको है और वो कहाँ गए हैं। भाई आपका घर छोड़ के बीजेपी उन्होंने छोड़ दी, या वो, हाँ आप उनको मनाओ जो कि एमएलए इलेक्शन के अंदर निर्दलीय के साथ लगे, जो एमएलए इलेक्शन में कांग्रेस के साथ लगे, उनका तो फर्ज बनता है। यहाँ कांग्रेस के खिलाफ गए बीजेपी के पार्षद हैं तो उनका फर्ज बनता था कांग्रेस के खिलाफ जाने का। अगर आप उनको ये मानते हैं भी हमारा कहना नहीं माना, वो हमारा विरोधी है और हम बीजेपी हैं, ये गलत है। आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे साहब। बीजेपी के सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दलीय लड़ रहे हैं आप? सिंबल बीजेपी का नहीं मिलेगा, उसके बाद में सोचेंगे। पहले बीजेपी का सिंबल मांगेंगे। बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस बार नगर परिषद चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इन 1.5-2 साल के अंदर नगर परिषद की जो व्यवस्था वो चरमराई हुई है प्रशासक लगने के बाद में। प्रशासन से नहीं, हाँ आज देखो आप जगह जगह जो सीवरेज का पानी निकल रहा है शहर के अंदर, जगह जगह। ऐसा नहीं है कोई एक जगह, पूरे शहर परेशान है। पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है शहर के अंदर, सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है शहर के अंदर, काम किसी के नहीं हो रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सफाई व्यवस्था को लेके, पानी निकासी को लेकर और एक बहुत बड़ा मुद्दा है शहर का, और ये जनता को भी सोचना चाहिए। और इस मुद्दे पे ही मैं कहता हूँ उनको पार्षद से बात करनी चाहिए। आपके अनुसार जनता किस आधार पर वोट देगी, विकास के आधार पर या जातीय समीकरण के? जैसे एमएलए चुनाव में जातीय समीकरण, एमएलए चुनाव एक बड़ा चुनाव है, वो जातीय समीकरण पे हो सकता है। पार्षद का चुनाव एक पारिवारिक चुनाव है। मेरे किसी से क्या रिलेशन है, मेरे वार्ड में किससे पारिवारिक रिलेशन है, कितने के मैंने रिलेशन बनाए हैं, कितने के लोगों का मैंने काम कराया, कितने के लोगों में व्यक्तिगत काम आया हूँ, वो मेन मुद्दा होता है पार्षद के चुनाव में। अगर ये पार्टीबाजी होती तो पिछली बार मुझे लगता है कि 15-16 निर्दलीय भी जीते थे, वो तो जीते ही नहीं अगर पार्टी का होता तो। जाति वाले मेरे तो मैं आज इतने सालों से पार्षद रह रहा हूँ और वो एक ही वार्ड से है, वो 40 था और उसका टुकड़ा 41 हो गया और उसी का टुकड़ा 57 हो गया, वही वार्ड है मेरे पास। तो मेरी मिसेज भी पार्षद रहेगी, 3 बार मैं भी पार्षद रह गया, तो मेरे वार्ड में जाटों के तो शायद मुझे लगता है क्या 3 या 4 घर हैं। जातीय समीकरण होता तो फिर आप नहीं जीतते। फिर मैं तो मानता नहीं जातीय समीकरण है, मैं तो ये मानता हूँ अपना व्यवहार क्या है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय में किसकी स्थिति को मजबूत मानते हो आज के टाइम में? ये टिकट वितरण पर निर्भर करेगा। कांग्रेस कितनों को टिकट सही ढंग से बांट पाती है, बीजेपी कितनों को ढंग से सही टिकट बांट पाती है, या दोनों जो संतुष्ट हुए। और गणेश जी को अगर बीजेपी महत्व नहीं देती है, हाँ महत्व नहीं देती है, तब गणेश जी कितने कैंडिडेट खड़े करते हैं। देखो आज गणेश जी का शहर के अंदर वोट है, तो गणेश जी अपना कितना निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करते हैं, ये भी एक निर्भर करेगा। और इनका अगर समीकरण बैठ जाता है बीजेपी के साथ में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या लगता है कि गणेश जी को बीजेपी दरकिनार करने की सोच रही है? करना तो नहीं चाहिए, कल क्या होगा ये तो बाद की बातें हैं। आज अगर बीजेपी को बोर्ड बनाना है तो कम से कम उनको साथ रखना पड़ेगा, साथ रख के बोर्ड बनाना चाहिए। कल को टिकट किसको मिलती है एमएलए की, किसको नहीं मिलती है, कौन चुनाव लड़ेगा, कल ये भविष्य के क्रम में है।
क्या इस बार निर्दलीय उम्मीदवार समीकरण बिगाड़ सकते हैं? बात तो वही आ गई कि बात हाँ टिकट के ऊपर है। बिल्कुल, अगर टिकट नहीं मिली और तो निर्दलीय हमेशा ही बिगाड़, अगर रही है हमेशा ही, मतलब कि स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी निर्दलीयों की वो तो रहती है, तो निर्दलीय तो जीतेंगे ही। वो 60 में से कम ये मान के चलता हूँ मैं, तो 15 की निर्दलीय तो फिर भी जीतेंगे। टिकट वितरण में किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए? टिकट वितरण में मेरे हिसाब से तो देखो, पार्टी वर्कर को टिकट देनी चाहिए। पार्टी में उसने एमएलए के टाइम में कितना काम किया है, कितना वो पार्टी का वफादार है, कितना उसकी जो है वहाँ लोकप्रियता है वार्ड में, इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी को उठा के आज टिकट दे देते हो, तो आज तो आपके लिए काम, आज तो 4 दिन 10 दिन आपके पास आएगा, गेड़े भी काटेगा। लेकिन फिर जब पार्टी के कोई, यही तो चुनाव नहीं है, एमएलए चुनाव भी आते हैं, एमपी के चुनाव भी आते हैं, पार्टी के और बहुत से काम आते हैं, तो वो काम कौन करेगा अगर आप उसको पार्टी के वर्कर को टिकट नहीं दोगे? तो पार्टी का वर्कर होना चाहिए, जिताऊ होना चाहिए, और उसकी छवि साफ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि चोर वहाँ नगर पालिका में जाए और ठेकेदारी शुरू करते, वो नहीं होना चाहिए। मैं यही पूछने वाला था, पिछले चुनावों में, पिछले सेशन में ज़्यादातर पार्षदों पे आरोप लगे थे कि वो ठेकेदारी की और वार्ड को सही, जो वार्ड का पैसा है सही वार्ड पे लग नहीं पाया, तो उसका नुकसान हुआ भी। एक समय में तो आप मान लो कि देखो, गणेश जी ने काम कराए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने मेरे वार्ड का अगर ठेका नाली का ले लिया या सड़क का ले लिया, तो मैं माल ढंग से नहीं लगा। तो आज शहर के अंदर जो नालों की व्यवस्था खराब गड़बड़ है, यही कारण रहा है, भाई भतीजा रहा है, या अपने जानकार को जो टेंडर देना रहा वो यही रहा, या पार्षदों ने जो ठेकेदारी की वही रहा। तीसरा ठेकेदार होगा तो पार्षद ढंग से काम करवाएगा, उसको खींच के करवाएगा, मेरे वार्ड का काम है, बढ़िया काम होना चाहिए, ठीक है ना। क्या पुराने पार्षदों को फिर से मौका मिलना चाहिए या नए चेहरों पर दाव खेलना चाहिए बीजेपी को? नहीं, देखो, जो जीतने वाला है, और जब वो ऐसा नहीं है कि वो कोई सारे हारने वाले हैं, चाहे पुराना हो चाहे नया हो भी। आप, मैं ये मानता हूँ, हाँ, चाहे पुराना है चाहे नया है, जीतने वाला कैंडिडेट जहाँ इनको सर्वे करवाना चाहिए। मेन बात ये। जो हार रहा है उसको घर बैठा के समझाते भी नहीं देना चाहिए, भाई तू नहीं जीत पा रहा है, अब की बार इसको अपने मौका देंगे, उसको मौका दो। और जो जीतने वाला है उसको दूसरे को समझाओ कि नहीं भाई, तेरी कंडीशन नहीं है, तो और मेहनत कर, ये आज के दिन में ये जीत रहा है, इसके साथ लग, मौके फिर अगले 5 साल में मिल जाएगा उसको। नगर परिषद में सबसे बड़ी कमी आपको क्या दिखाई देती है? मैं इतने सालों से नगर परिषद का एक तरह पारिवारिक मेंबर हो गया हूँ। आज के दिन तो मेरे साथ जो कर्मचारी थे वो रिटायरमेंट भी हो गए होंगे, सारे बहुत से रिटायरमेंट भी हो गई। नगर परिषद के अंदर है सबसे बड़ी जो है, बोल्ड अगर आदमी जब तक सभापति और वो नहीं बनता ना, तब तक क्या कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है भी। हर काम के आप, जब वो छोटे से लेके मोटे तक, जो एक भ्रष्टाचार है ना, वो बहुत गलत है। एक लिमिट में है ना, हर वो हो जाता है। आम आदमी गया, आम आदमी को 4 चक्कर लगवा दिए, काम छोटा सा है, तो दुखी हो जाता है। और नगर पालिका एक ऐसा नगर परिषद डिपार्टमेंट है जिसे हर आदमी को काम होता है, जन्म से लेके मृत्यु तक उसको काम पड़ता है। अब एक आदमी, मेरा हिसाब ये है कि एक आदमी आज के दिन 500 रुपये की दिहाड़ी करता है, वो दिहाड़ी खराब करके 4 दिन तक नगर परिषद चक्कर काटेगा, तो उसके बच्चे क्या करेंगे? एक कल खिड़की की व्यवस्था होनी चाहिए, छोटे मोटे काम होते हैं उसको तुरंत कर देना चाहिए। लेकिन नगर परिषद के अंदर इस बात आज तक है ना, किसी भी ने इस बात का गौर नहीं की। आज तो फिर भी मैं देखता हूँ कि गणेश जी ने एक सिस्टम चला रखा है बहुत बढ़िया है, कि जो भी कोई एक्सपायर होता है उसके घर मृत्यु प्रमाण पत्र बन के पहुँच जाता है। अच्छा जी। मैं तो कई लोगों से जब हम पूछते हैं ना, यार तू फार्म भराने नहीं आया था क्या? भाई साहब, मृत्यु प्रमाण पत्र बन के आ गया। ये एक जो व्यवस्था है बहुत अच्छी चलाई है। नहीं, इस मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी उसको है ना 4 बार चक्कर काटने पड़ते थे। यदि आपको सभापति बना दिया जाए तो आप क्या चेंजिंग करोगे नगर परिषद में, जिससे कि आम जनता को कोई परेशानियां ना हो, या शहर के अंदर मेन 3 मुख्य ऐसी बातें हैं जिस पे ध्यान देने योग्य हैं? अगर मेरे सौभाग्य में कभी ये भाग्य में लिखा हुआ होगा, पहली बात तो अपने वहाँ तक सोचते नहीं है। अगर भाग्य में लिखा हुआ होगा तो सर्वप्रथम तो मैंने आपको बताया ना, एक कल खिड़की, आदमी को भी परेशान नहीं होना चाहिए। दूसरा, इस शहर की जो
ड्रेनेज सिस्टम है पानी, वो शहर के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। एक घंटे से ऊपर कहीं भी कितनी बरसात हो जाए, और इसके अंदर कोई ज़्यादा काम नहीं करना आपने। करना क्या है, सिर्फ 2 महीने पहले लग के एक ऐसी टीम तैयार करनी है। सफाई कर्मचारी बहुत है नगर परिषद के अंदर, एक 20-25 दिनों की एक टीम बनानी है। सिर्फ उसका काम क्या है, 2 महीने तक तुझे हर नाले को खोल के नीचे तक, हम पहले कटवाते थे, सिल्ट काटनी है, साफ़ कर देना 2 महीने, और वापस उस ढक्कन को उसी समय वहीं रखना। आपने देखा होगा कई बार है ना, 6-6 महीने तक ढक्कन ही नहीं रखते लोग, उसको टूट रहे हैं, इधर पड़ रहे हैं और पड़ रहे हैं, लोग भी बीच में गिरते हैं, ये नुकसान होता है जी। दूसरा सीवरेज सिस्टम है, इसको है ना लगा के, जहाँ सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है उस ड्रेनेज, आज वहाँ पे पानी ज़्यादा आता है। आपने पिछली बार देखा होगा, बंदा टूट रहा है, बंदा टूट रहा है, अरे भाई उस पानी का सारा सिविल लाइन में पानी, उस पानी का यूज हो सकता है। जो भूमि इधर रोड़ा वाली साइड के अंदर है, जो कि अनकमांड है, जिनको पानी की ज़रूरत है, अब पाइपलाइन लगा के वो पानी आपका मोल भी बिक सकता है। नहीं, आगे नहरें आ गई ना 2, वो नहरों के ऊपर से बहुत सी जगह से टपता है ना पानी, पाइप लगा के टपाया हुआ है, पहले भी टपाया था, अभी पाइप लगा हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि है ना, उसके लिए मेहनत नहीं कर पा रहे लोग। चौधरी साहब, शहर के विकास के लिए 3 बातें कौन सी जरूरी हैं? विकास के लिए तो देखो, जो सभापति होगा उसकी दृढ़ इच्छा होगी, तो शहर के अंदर काम कराने बहुत काम कराने वाले पड़े हैं शहर के अंदर। हम बातों में तो चाहे मिनी चंडीगढ़ कहीं बना दें, लेकिन क्या है कि शहर के अंदर आज भी हमने एक चीज़ को, उसको व्यवस्थित तरीके से चलाना, जो आज गणेश जी ने काम कराए है ना, उसको अगर व्यवस्थित तरीके से चला भी लेना तो भी बहुत है। तो काम कराने के लिए तो शहर की जो 3 व्यवस्था, तो क्या बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं शहर के अंदर, जैसे सफाई, सीवरेज, सड़क और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का समाधान। अब गणेश जी ने इसको गाँव तक पहुंचा दिया, इसको लाइटों गांव तक। लेकिन आज क्या है, आज कंडीशन ये है कि मुझे अगर 10 लाइटें चाहिए तो वो लाइट नहीं मिल रही। अगर मेरे वार्ड में 10 लाइटें की जरूरत है तो वो लाइट नहीं है, जो ख़राब पड़ी हैं वो ठीक नहीं है। भाई ये जो व्यवस्था है ना, इसको कंटिन्यूज रखनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले देखा नहीं कि अपने राजा महाराजाओं ने महल बना दिए, यहाँ कितने कितने बड़े ये खड़े कर रखे हैं, किले खड़े कर रखे हैं। आज वो आज जो सरकार से नहीं संभले, गिर रहे हैं, वो उन्होंने बनाए भी तो हैं। तो उस तरह जिसने बनाया, आप उसको सही ढंग से संभाल भी लो। कलेक्ट्रेट के आगे पानी खड़ा होता है, देखा होगा आपने कितना, जहाँ कलेक्टर होता है। यहाँ मैंने पिछली बार देखा, सुना भी था कि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम नीचे वाला वो बना रखे हैं। सिर्फ वो किस कारण फेल हो गया? सफाई के कारण। अगर यही हम अपने खेत में बनाते हैं, मैंने देखा डॉक्टर साहब के खेत में बने हुए थे, बड़े कामयाब हैं, क्यों? वो उसकी केयर करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ तो वो है कि रेलगाड़ी वाली बात है कि ये सरकारी, ये संपत्ति आपकी है, और वो एक शीशा उतारता है और वहाँ लिख देता है मैं मेरी संपत्ति से हिस्सा लेके जा रहा हूँ। यहाँ तो वो है सिस्टम, भी बन तो गया, पैसे भी लगे। कई जगह मैंने देखा है कि सड़क तो नीची है, नाली ऊंची है। अरे यार, इस नाली में पानी कहाँ से निकलेगा ये तो बता दे, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी तो सरकार का करोड़ों रुपया। देखिए सर, अब टेंडर होता है, ठीक है जी, ANGN क्या सो रहे हैं जब नाली बन रही है, ऊंची बन रही है सड़क से? वो किस चीज़ का बिल पास करते हैं, वो किस चीज़ के साइन करते हैं? नगर परिषद की जो आपने मैं वो पूछ रहे थे ना, उसमें सबसे बड़ी कमी आपको एक और भी बता देता हूँ। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ, टेंडर होगा, उसका एक टाइम पीरियड होगा, इस टाइम के अंदर आपको ये काम पूरा करना होगा। दूसरा, उसके ऊपर आपको अगर इस टाइम पे आप, जैसे मैं खाली का काम करता हूँ, उसके अंदर एक टाइम पीरियड होता है। अगर मैंने वो टाइम पीरियड से काम नहीं किया तो मेरे को पेनल्टी लगती है। मैंने अगर काम नहीं किया तो भी मुझे पेनल्टी लगती है। टेंडर के बाद में मैंने अगर वो एग्रीमेंट कर दिया तो मुझे पेनल्टी लगेगी। मैंने नगर परिषद में आज तक ये नियम नहीं देखा कि आपने काम नहीं किया, अरे भाई आपने टेंडर लिया, आप काम करो। यहाँ 4 साल 5 साल पुरानी फाइलों का काम 4-5 साल बाद होता देखा है मैंने। ये कोई जब इस नगर परिषद की फैल है। दूसरा, यहाँ पे काम चल रहा है, साइड पे कोई जमीन नहीं है। अब मैंने एक बिजली बोर्ड के साथ में एक नाला बनवाया था, मैं 3 बार उसको कहा कि भाई ये नाला गलत है, क्योंकि चूना फाटक और सतीपुरा की जो पुल बनाया है अब वो रोड वाला, वो ढाल यूँ है। और मैंने उनको 3 बार बोला,
मैंने कहा अरे ये पानी नहीं निकलेगा क्योंकि तूने वहाँ से तो ऊंचा कर दिया, आगे से ऊंचा है, बीच के अंदर है। सभापति को मौका दिखाया। मुझे कहते यार जो जयन था, कहते आप इंजीनियर थोड़ा ना हो। उसने एक वो क्या नाम आगे ले जाके मुझे एक सब्बल सी उस ठेकेदार मतलब कि उसने हमारी मिस्त्री ने वो आगे क्या था कि कच्चा था और वो सब्बल नीचे चली गई। कहता देखो यहाँ पे तो इतना नीचे है, नाला बन गया। आज कंडीशन क्या है, वो नाला कम से कम मेरे हिसाब से कोई 40-50 लाख का होगा। कंडीशन क्या है, बिजली बोर्ड का पानी, इधर का पानी इकट्ठा हो जाता है, सारा वहाँ इकट्ठा हो जाता है और कम से कम 3-3 फुट पानी खड़ा रहता है, लोगों के घरों में पानी बढ़ जाता है। तो अब उस नाले की रिकवरी उस इंजीनियर से करनी चाहिए जिसने वहाँ मोहर लगाई है। मैं कह रहा हूं, होना भी ये चाहिए भाई आप किस चीज़ के आप तनख्वाह ले रहे हो? मैंने पिछली बार भी एक चेयरमैन साहब को कहा था, मैं कहा आप एक बिजली बोर्ड को लेटर लिखो। आप क्यों नहीं लिखते? बिजली बोर्ड क्या करता है, नगर परिषद की हर जगह पे जाके खंबा गाड़ देता है। अगर आपके पास जयन नहीं है, नगर परिषद में जयन है ना बिजली बोर्ड का, बिजली बोर्ड को लेटर लिखना चाहिए भी मैं यहाँ पे इस लाइन पे खंबा गाड़ रहा हूँ, आपकी रोड कितनी आप देखो। फिर दूसरा क्या है, उसी खंबे को हटाने के लिए नगर परिषद पैसे देती है। नगर परिषद की ज़मीन है, खंबा बिजली बोर्ड ने बिना पूछे काटा है और नगर परिषद उसको हटाने के पैसे देगी। बहुत सी ऐसे, मैं अब जैसे आपको 100 फुट की रोड बनाते हैं, पहले रोड छोड़ी होती है, जैसे अब मैंने एक रोड पर वो कर रखा है, तो उस रोड के अंदर मैंने अभी देखा ट्रांसफार्मर लगाया, उसने किसी को नहीं बुलाया और बीच सड़क के अंदर है ना वो रोड 100 फुट की है, रोड के साथ लगता है ट्रांसफार्मर काट दिया। अब रोड अगली बार चौड़ी करेंगे हम, उसको 60 फुट की करेंगे, उसको हटाने के लिए बिजली बोर्ड को पैसे देने पड़ेंगे। क्या है, क्या व्यवस्था है ये? तो क्या व्यवस्था है? तो ये बहुत बड़ी कमी है, इसके ऊपर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। और कम से कम एक जगह इनके पास मेट है, 2-2 मेट है यार। आप साइड पे नहीं जा रहे, आप देख ही नहीं रहे कि वो क्या कर रहा है। और ये होता है इसके लिए क्योंकि भाई भतीजावाद है या पार्षद ठेकेदार है, इसके कारण वो भी नहीं बोल पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम अगर आपको नगर परिषद का सुधार करना है तो इसमें पहले नंबर पे सुधार करना पड़ेगा आपको। भाई भतीजावाद खत्म करना पड़ेगा, तभी शहर का विकास हो पाएगा। प्लस ठेकेदारी खत्म करनी पड़ेगी। अरे यार किसी को देने वैसे ही दे दो ना भाई, किसी की आपने मदद करनी किसी पार्षद की, वैसे ही कहते यार तो महीने के लिए जाना, चुपचाप नक्की कर, क्यों बीच में जनरेट वो कर रहे हो ऐसे। क्या नगर परिषद में राजनीति विकास पर भारी पड़ रही है? बिल्कुल, आज तो यही है, आज की कंडीशन यही है कि राजनीति हैवी है, विकास गौण हो गया। और जहाँ पे शक्ति के 2 केंद्र हो जाते हैं वहाँ पे यही होता है। कर्मचारी किसकी माने, किसकी ना माने। इसलिए आपने पिछले देखा भी होगा 1.5 साल में कौन सा काम हुआ है। मुझे तो कहीं आज से 1.5-2 साल में ईंट लगती नहीं दिखाई दी पिछले के अंदर। और ये जो आज सारा डंगा है होना चाहिए। और ये शक्ति के 2 केंद्र कभी नहीं होने चाहिए, कहीं भी नहीं होने चाहिए। मैंने तो देखा है जहाँ शक्ति के 2 केंद्र होंगे वहाँ काम नहीं होगा। यदि आपको दोबारा जनता मौका दे तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? एज ए वार्ड के नाते मेरे वार्ड में वैसे तो लगभग इस बार मैंने वो सारे काम कर दिए थे। सिर्फ मेरे वार्ड में अब जो नया मेरे को वार्ड मिल गया उसके अंदर जैसे 1-2 धर्मशालाएँ पुरानी हैं, एक तो मैं उन धर्मशालाओं को दोबारा वो करवाऊँगा। एक जो है अब पहली मेरे सबसे मैंने देखा है जितनी भी मेरी रोडें हैं उनके साथ टी गार्ड और हेडा वो लगा के जितनी भी रोड है उसको पूरी को, चाहे जनता मुझे वोट दे चाहे मुझे नहीं दे, चुनाव हारना जीतना कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक मैंने ये तो देख लिया है कि आपको है ना ब्रॉडमाइंड होकर काम करना पड़ेगा। आप नाली बनाते हो, नाली टेढ़ी मेढ़ी कर देते हो वार्ड के अंदर। मैंने बहुत जगह देखा है, एक जगह सीधी जा रही है, मेरा जानकार आ गया फिर टेढ़ी कर दे, या वो लठ लेके खड़ा हो गया फिर टेढ़ी कर दी। नहीं, सीधी जाएगी तो सीधी जाएगी। 40 फुट की रोड है तो लास्ट तक 40 फुट की रहेगी। और ये यहाँ इतने में पौधे लगेगा तो लगेगा। अगर आप इस पे चलोगे तो ठीक है। और मैं इस बार प्राथमिकता भी यही रखूँगा, चाहे बनूँ चाहे ना बनूँ, आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल एक मेरे वार्ड में क्या HSDP कॉलोनी के लोग बहुत से बैठे हैं जिनको कि 2009 के अंदर बैठाया था सरपालर जोड़ से जी टाउन से। तो मैं जब 42 नंबर से चुनाव लड़ा, हार भी गया था। उस समय मैं नगर मंडल अध्यक्ष था, तो डॉक्टर साहब ने उस समय कोई 48 एक पट्टे थे तो 36-38 पट्टे हमने दे दिए थे वो। उसके बाद में आज तक उन लोगों को पट्टे नहीं मिले।
वो जितने भी लोग थे वहाँ से उठ के आए, और जो कहीं से भी तोड़ के जिसका आशियाना टूटा है और वहाँ बिठाया सरकार ने, पहली प्राथमिकता रहेगी वो 200-250 हैं, उनको पट्टे इस बार चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े उनको मैं पट्टे दिलाऊंगा। बहुत बढ़िया बात है जी। ठीक है जी, किसी को आशियाना मिल जाए, घर मिल जाए और परमानेंट रहने के लिए जगह मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हारना जीतना चुनाव वो एक तरफ है, एक सेवा एक तरफ है। नहीं, हार भी जाऊंगा तो भी मैं काम करूंगा। मैं तो मैं हार जीत अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, कि मुझे तो ये है कि भी जनता के बीच में रहना, सेवा करनी है। अब हार जाऊंगा कि एमपी इलेक्शन में जाना है, उसके बाद एमएलए इलेक्शन में जाना है, जनता से वोट तो फिर भी मांगना ही है, कोई मतलब नहीं रखता हार जीत। ठीक है ना। नहीं, बहुत अच्छी सोच है चौधरी साहब ये तो आपकी। चौधरी साहब, युवा और महिलाओं की भागीदारी में आपको किसका महत्वपूर्ण मानते हो? भागीदारी देखो, जो परसेंटेज महिलाओं का है वो तो आरक्षित है सीटें, वो वहाँ महिलाएं लड़ेंगी इस हाँ। और युवाओं को मौका देना चाहिए। युवा एक एनर्जी है और जो कि अच्छे काम करा सकता है, भाग दौड़ भी कर सकता है और काम भी करा सकता है, ठीक है ना। सरकार ने एक वो लेकिन ये तो नियम ऐसा है कि भाई हम तो बैंगन खाते हैं, लोगों को मना करते हैं, वो वाली कहानियाँ हैं। जो भी है ना, 60 साल से मेरा कहना है, जो भी 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है ना, उसे पार्षद का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद में देखो ना तो कोई काम होता ना कोई बात होती, बस वो तो सेवा, हाँ भागदौड़ी उतनी होती ना ही वो उसमें सहन शक्ति इतनी हो सकती है, क्योंकि जो काम नहीं होते तो लोग कुछ बोलते भी हैं और भी हैं। या तो रात को जैसे लाइट चली जाती है, तार टूट जाती है, तो 50 लोग आपके घर भी आएंगे। अब मैं कई बार रात को उठ के भी जाता हूँ बिजली बोर्ड, उनसे भी लड़ता हूँ, गाली भी करता हूँ, उनसे भी लड़ता हूँ। तो एक 60 साल के बाद में आदमी को वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, एक्टिव रहना पड़ेगा। नहीं, महिलाओं का ऐसे है, चलो ठीक है जी, वार्ड में जैसे कोई छोटी संस्था बना दी या कोई एनजीओ बना दी, या महिलाओं की भागीदारी तो होनी चाहिए ना। भागीदारी महिलाओं की होने से जो ये सरकार की योजनाएं हैं, जो ग्रुप महिलाओं के चलते हैं, एनजीओ चलते हैं और चलते हैं। अब हम कई जगह देखते हैं ना कि आज के दिन में कोई एक समूह बनता है और उसके अंदर कितने उनको रोजगार मिलता है, और महिला होती है तो महिला के नाते उनको अच्छी तरह समझा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर भी सकती है। भी देखो जी, अमूमन जेंट्स तो देखो काम पे निकल जाते हैं, ठीक है जी, महिलाएं घर पे होती हैं। तो जो महिलाएं जो एनजीओ बनी है या कोई छोटी संस्था बनी है, जैसे आपके वार्ड में आपने बना दी, ठीक है जी, तो वो उनको जाके पीछे से समझा सकती हैं। कोई और भी योजनाएं हैं सरकार की, या और काम है, या कोई लघु उद्योग करना है या कुछ कर नहीं, महिलाओं के लिए जो सरकारी इतनी योजना चलाती है वो महिलाओं को अच्छी तरह समझा सकती है। एज एक पुरुष क्या करता है, जब महिला से बात करता है तो उसको एक संकोच रहता है, और महिला को भी पूछने से संकोच रहता है। महिला को भी पूछने से संकोच रहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए राजनीति में। ये कोई जरूरी थोड़ा कि पुरुष का ठेका थोड़ा है। जहाँ सामान्य वार्ड है वहाँ महिला भी लड़ सकती है, जहाँ ओबीसी वहाँ महिला भी लड़ सकती है, लड़ना चाहिए। और महिलाओं को जब महिलाएं आगे आएंगी तो ये जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित भी होंगी। क्या पार्टी से ज़्यादा उम्मीदवार की छवि महत्व रखती है? नगर परिषद चुनाव में तो नगर परिषद चुनाव में क्या, चुनाव में तो देखो हर में उम्मीदवार की छवि महत्व तो रखती है, लेकिन जो मेंबर का चुनाव होता है ना, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रखती है। इसके अंदर तो आपने देखा होगा कि पार्टी अच्छे से अच्छे को टिकट दे देती है, वो भी चित हो जाता है। मैंने बहुत से देखे जो धुरंधर थे, पैसे वाले भी बहुत थे, लेकिन वो कभी वार्ड में नहीं गए, उन्होंने कहीं मतलब नहीं रखा तो वो चित हो गए। और आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि भी आदमी मिलनसार होना चाहिए, छवि साफ होनी चाहिए। और अगर पार्टी का टिकट मिलता है तो ये होता है भी पार्टी के देखो 150 वोट तो एज उसके पार्टी के, मैंने कईयों को देखा है वो ये कहते नहीं यार हमारा तो पंजे के बिना हमें तो पंजा दिखाई देता है, या हमें फूल दिखाई देता है, ऐसे लोग नहीं। तो लेकिन छवि बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी साहब, इस चुनाव में मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा तो सभी मतदाताओं से ये आग्रह रहेगा और विनम्र आग्रह रहेगा कि आपको अपने वार्ड में ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो अगर आप रात को फ़ोन करो तो वो आपके दरवाजे खड़ा हो, आपके सुख दुख का साथी हो और ईमानदार हो। कहीं आज एक दिन के लिए आप शराब और किसी चीज़ के पीछे लग के गलत वोट दे दो,
वो तो बहुत नुकसान करता है। आप, मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको। अगर आप आज क्या करता है कि वोटर, आज मेरी मजबूरी है और मैं किसी को 500-1000 रुपये में दे के वोट खरीद लेता हूँ, एग्जाम्पल मानो, लेकिन क्या होता है कि मेरे नज़र में वो आदमी रहता है कि यार इसने चुनाव में मुझसे पैसे लिए थे, फिर वो क्या करेगा, वो कहीं थाने कचहरी में फंसेगा तो 2000 का काम होगा, तो वो पार्षद क्या करेगा 10,000। एक जनता से ये कहूँगा, पार्षद ऐसा चुनो जिसके पास में रोजगार हो, जो अपना धंधा करता हो। अगर कई बार क्या होता है कि है ना, पूछते हैं यार पार्षद क्या करता है, कि यार पार्षद के पास तो कोई काम ही नहीं है। जब वो काम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो जनता की जेब देखेगा, फिर वो थाने की दलाली करेगा, नगर परिषद की दलाली करेगा, वो हर चीज़ की दलाली करेगा। और काम होगा, जब मेरे जेब में 2 रुपये होंगे तो मैं कम से कम उस वोटर के ऊपर लगा सकता हूँ। कोई गरीब आ गया तो उसका कोई काम है, छोटा मोटा काम है, तो पहले से कर भी सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया और इतनी बढ़िया बढ़िया अपनी बातें हो गई इस हनुमानगढ़ को लेके। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं से वो होता है, सब भाइयों की शुभकामना से ही चुनाव जीता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।